नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बारे में। तो सबसे पहले आप संगठन को भूल जाइए। आपको याद होगा कि जब हम स्कूल में थे तो हमें पत्र लिखवाए जाते थे, लेटर्स लिखवाए जाते थे। तो वहाँ पे भी यही दो लेटर्स होते थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो बात की जाए कि आखिर औपचारिक पत्र क्या होते थे, तो शायद हमें याद होगा कि औपचारिक पत्र वो होते थे जो हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पद को, किसी पोस्ट को लिखते थे। यानी कि ये एक फॉर्मल लेटर होता था जिसे हम ऑफिशियल लेटर कह सकते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जो हम अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदार को या हम अपने दोस्त को लिखते हैं। तो ये होते हैं अनौपचारिक पत्र, जिसमें हमारी फीलिंग होती है, हमारे इमोशंस होते हैं। तो यही कारण है कि इन पत्रों में फ़र्क क्या होता है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं, उसमें हम एक फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं, यानी कि वो हम एक विधि के साथ लिखते हैं, उसका एक पैटर्न होता है। जबकि अनौपचारिक पत्र का कोई पैटर्न नहीं होता है, वाले में हम जैसे चाहे, जिस लैंग्वेज में चाहे हम लिख सकते हैं। नहीं बात पकड़ में आई? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो कि मेरे दोस्त हैं। तो अगर मैं अपने दोस्त को लेटर लिख रहा हूं तो वहां मेरी लैंग्वेज कैसे होगी कि और दोस्त कैसे हैं आप तो हमें भूल ही गए, भाभी के क्या हाल चाल है। ये नॉर्मल बातचीत होगी। और यहाँ पे तो मैं बहुत ही मैनर्स के साथ आप जी का यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कि तू तड़ाक में भी बात हो, जो कि गलत भी नहीं है। जबकि मैं उस स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखता हूं, यानी कि मैं अब एक पोस्ट को लेटर लिख रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं कि उस पोस्ट पे कौन है, तो वहां मैं एक पोस्ट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहा हूं। तब वहां पे मेरी लैंग्वेज कैसे होगी कि विद रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। यानी कि यहां मेरी लैंग्वेज में पोलाइटनेस होगी और एक पूरा फॉर्मेट से इस लेटर को लिखा जाएगा। तो ये हमारे होते हैं औपचारिक पत्र या ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यही रूल हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे भी लागू होता है। यानी कि औपचारिक संगठन कौन से हुए, जिन्हें हमने एक नियम के साथ, विधि के साथ बनाया हुआ है, जिसे हमने सोच समझकर, सूझबूझ के साथ बनाया हुआ है और जो नियमों के अनुसार ही चलता है। यानी कि यहाँ पे कोई काम पर्सनल नहीं होता है, सब कुछ प्रोफेशनल होता है। तो यहाँ औपचारिक संगठन की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित संगठन जिसमें प्रत्येक सदस्य के अधिकार, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का बंटवारा नियोजित तरीके से कर दिया गया है, औपचारिक संगठन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे औपचारिक संगठन के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला है, यह जानबूझकर अथवा चेतनापूर्वक बनाया जाता है। यानी कि इस संगठन को हम पूरा सोच समझकर एक प्लानिंग के साथ बनाते हैं। दूसरा, यह विधि, नियम एवं प्रक्रियाओं से बंधे होते हैं। नेक्स्ट, यह संगठन सिद्धांतों पर आधारित होता है। और साथियों, शायद आपको याद भी हो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही संगठन के सिद्धांत पर चर्चा की थी। तो वही बात है कि जो जो सिद्धांत आपने वहां पढ़े थे, वो सारे सिद्धांत आपको औपचारिक संगठन में देखने को मिलेंगे। उन सभी सिद्धांतों का पालन जो है औपचारिक संगठन में किया जाता है। नेक्स्ट, कि यह पूर्णतः निव्यक्तिगत होता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी काम पर्सनल नहीं होता है, सारे काम प्रोफेशनल होते हैं। ये भावनाओं के आधार पे नहीं चलता है, बल्कि ये नियम के आधार पर चलता है। नेक्स्ट है, इसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकार, कार्य तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट होते हैं। इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। ये भी हमारा एक सिद्धांत था जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में ही बात की थी। नेक्स्ट है कि इस प्रकार के संगठन में अधिकारियों के पद और उनके कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट, औपचारिक संगठन अन्य संगठनों की तुलना में स्थायी होते हैं। यानी कि औपचारिक संगठन दूसरे संगठनों के कंपैरिजन में ये स्थायी होते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे औपचारिक संगठन के लाभ। तो औपचारिक संगठन के क्या लाभ हो सकते हैं? तो सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है कि पारस्परिक मतभेद का अंत। यानी कि यहाँ पे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, सब कुछ नियम से हो रहा है।
सब कुछ जो है पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो आपसी मतभेद हैं वो बिल्कुल या तो होते ही नहीं हैं, और होते भी हैं तो बिल्कुल ना के बराबर। दूसरा क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में सुगमता या आसानी, यानी कि यहाँ पे सब कुछ फॉर्मल तरीके से किया जाता है, सब कुछ यहाँ पे पहले से ही तय है, सबके कार्यों को जो है निर्धारित रूप से बांट दिया गया है, सबके अधिकारों को, कार्यों को, उत्तरदायित्वों को। तो यही कारण है कि यहाँ पे लक्ष्य को जो है आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है सरलता के साथ। नेक्स्ट है तीसरा, स्पष्टता, जिसकी अब तक बात हो रही है कि यहाँ पे सब कुछ पहले से ही तय है, पहले से ही सबका नियम है, प्रावधान है। नेक्स्ट है कार्यों का दोहराव ना होना, क्योंकि साथियों यहाँ पे क्या है कि हमने पहले से ही सभी के कार्यों को बांट दिया है, पहले से ही सबके जो भी उत्तरदायित्व हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब में डिवाइड कर दी गई है। तो यही कारण है कि यहाँ पे कार्यों का जो है दोहराव नहीं होता है, और जो अनावश्यक देरी है, जो डिले है, वो यहाँ पे नहीं होता, हम लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर पाते हैं। और इसका जो है एक फायदा और होता है कि जो टाल मटोल की जो आदत होती है, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, उससे हम बचते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि टाल मटोल की संभावना ना होना। यहाँ पे पहले से ही सबके कार्य निर्धारित हैं, तो यही कारण है कि सबको पता है कि उनका क्या कार्य है, तो वो अपने कार्य को दूसरों पे नहीं सौंप सकते हैं या अपने काम को वो नहीं टाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है जिसकी हमने शुरुआत में ही बात की थी कि ये बिल्कुल फॉर्मल होता है, यहाँ पे हम कोई पर्सनल काम यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि पक्षपात का ना होना, यानी कि यहाँ पे जो भी होगा नियम से होगा, जो भी होगा कानून से होगा, तो यहाँ किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कि आपके मन में शायद सवाल होगा कि यहाँ पे पक्षपात क्यों नहीं किया जा सकता, तो नेक्स्ट पॉइंट वही है जवाबदेही, कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो जवाबदेह होते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे पक्षपात नहीं किया जाता, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, जवाबदेही। नेक्स्ट है प्रभावशीलता का उच्च स्तर। अब जाहिर सी बात है, जहाँ इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो वहाँ पे जो प्रभावशीलता है वो तो हाई लेवल की होगी ही। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि प्रभावशीलता का उच्च स्तर यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई लापरवाही, कोई टाल मटोल, कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे साथियों आपने औपचारिक संगठन के लाभ तो जान लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां भी हैं। वो कमियां क्या हो सकती हैं, आप अब तक इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे। पहला दोष क्या है, यंत्रवत होना, यानी कि यहाँ पे इतने सारे नियम हैं, इतने सारे नीतियां हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो रोबोट बन जाते हैं, वो एक मशीन का पार्ट बन जाते हैं। और यहाँ पे मनुष्य से ज़्यादा नियमों को और नीतियों को महत्व दिया जाता है। तो यही कारण है कि ये माना जाता है कि औपचारिक संगठन जो है वो एक यंत्र के समान हो जाता है, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ एक यंत्र का पुर्जा या एक मशीन का पार्ट बनकर रह जाते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे भावनाओं को कम महत्व दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी काम होते हैं वो नियम से होते हैं, तो यहाँ पे भावनाओं को बहुत कम महत्व दिया जाता है, दिया ही नहीं जाता है, साफ बात तो ये है। तीसरा है कार्मिकों का संकुचित दृष्टिकोण, यानी कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका एक संकुचित दृष्टिकोण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि जिस कर्मचारी को जो काम दिया गया है वो बस उसी काम में सिमट के रह जाता है, वो अपनी फीलिंग को, अपने विचारों को, अपनी सोच को आगे नहीं रख पाता। तो यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि औपचारिक संगठन में जो कर्मचारी होते हैं उनका एक संकुचित दृष्टिकोण ही होता है। नेक्स्ट है कि औपचारिक संप्रेषण में बाधक। संप्रेषण क्या होता है, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत के एग्जाम्पल से देखें कि अगर मैं स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा हूँ, भले ही वो मेरा दोस्त है, पर मैं एक प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मल लेटर। तो वहाँ पे मैं ये नहीं पूछ सकता कि कैसा है तू, या भाभी के क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है वो यहाँ पे नहीं हो सकता, और यही कारण है कि यहीं से शुरुआत हो जाती है अनौपचारिक संगठन की, और इन्हीं सब कमियों को दूर करता है अनौपचारिक संगठन, और यहीं से अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है, अनौपचारिक संगठन का उदय होता है। अब बात की जाए कि अनौपचारिक संगठन आखिर होता क्या है, तो सबसे पहला कि आप यहां समझ चुके होंगे कि अनौपचारिक संगठन ये औपचारिक संगठन के ही अंदर
अपने आप बन जाता है, यानी कि कोई सोच समझकर जानबूझ के नहीं बनाता है, ये अपने आप ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मनुष्य हैं और हमें राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो चाहे जितना भी खुद को यंत्र के रूप में समझे, लेकिन हर एक मनुष्य में फीलिंग है, उसके खुद के जज्बात हैं, उसकी भावनाएं हैं। तो यही सब मिलकर एक रूप ले लेते हैं अनौपचारिक संगठन का। और यही कारण है कि प्रत्येक संगठन कुछ समय के बाद अपनी इन औपचारिक सीमाओं से बाहर निकल जाता है। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि जब कुछ व्यक्ति दीर्घकाल तक मिलकर काम करते हैं तो उनमें भावनात्मक तथा व्यक्तिक संबंध विकसित हो जाते हैं जो औपचारिक संबंधों से भिन्न होते हैं। जब भी लोग साथ मिलकर काम करते हैं, सामाजिक संबंध तथा समूहों का उदय होना निश्चित हो जाता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि कोई बैंक है, अब बैंक में कोई मैनेजर है, कोई कैशियर है और कोई सिक्योरिटी गार्ड है। तो वहां पे क्या है कि भले ही वो औपचारिक रूप से सबके काम अलग हैं, सबके रिश्ते जो है अलग हैं, लेकिन लंच टाइम में वो साथ में ही खाना खाते हैं, लंच टाइम में वो साथ में ही मिलकर बातें करते हैं कि शर्मा जी कैसे हैं, बेटे की नौकरी हुई या नहीं हुई, बेटी की शादी हुई या नहीं हुई। तो यानी कि वहां पे क्या है, ऑटोमेटिक एक तो हमारा फॉर्मल रिलेशन था जो हमें बैंक ने दिया था कि आप मैनेजर हो, आप जनरल मैनेजर हो, आप कैशियर हो, आप सिक्योरिटी गार्ड हो। तो वहीं दूसरी ओर हमने खुद में ने ही इन संबंधों को भुलाकर हमने आपस में ही एक संबंध बना लिया है, क्योंकि हमें आपस में बातचीत होगी और हमें एक आपस में ही रिलेशन बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। तो इसी को अनौपचारिक संगठन कहा गया है। और आगे आप लिख सकते हैं कि जब भी लोग साथ मिलकर काम करते हैं, सामाजिक संबंध तथा समूहों का उदय होना निश्चित हो जाता है। यह संबंध लोगों का एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क होने के कारण संवत यानी कि ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है और इसी से अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ये तो समझ गए होंगे कि अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता कैसे है। अब आप अनौपचारिक संगठन की एक डेफिनेशन लिख लीजिए। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के अंदर स्वतः निर्मित हो जाते हैं। किसी संगठन में कार्यरत व्यक्ति अपनी रुचियों, इच्छाओं, समस्याओं आदि के अनुरूप एक समूह बना लेते हैं, यही अनौपचारिक संगठन कहलाता है। तो वहाँ पे लोग अपने रुचियों यानी कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो समूह बना लेते हैं और यही अनौपचारिक संगठन कहलाता है। अब इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अनौपचारिक संगठन के लक्षण को समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं अनौपचारिक संगठन में। तो पहला है, यह स्वतः निर्मित होता है, यानी कि ये ऑटोमेटिक बन जाता है। इसे कोई सोच समझ के प्लानिंग के साथ नहीं बनाता, ये ऑटोमेटिक बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। इस संगठन में मनुष्य व्यवहार को महत्व दिया जाता है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि क्या बात हो रही है कि इस संगठन में मनुष्य और व्यवहार को महत्व दिया जाता है, जबकि औपचारिक संगठन में क्या था कि वहां पे हम नियमों को महत्व देते थे। तो यही इन दोनों में आप फर्क देख रहे हैं कि एक संगठन यानी कि जो औपचारिक संगठन है वो नियमों को महत्व दे रहा है, जबकि अनौपचारिक संगठन मनुष्य को महत्व दे रहा है, मनुष्य की भावनाओं को महत्व दे रहा है। नेक्स्ट है, इसमें व्यक्तिगत संबंधों को महत्व दिया जाता है, यह भी बहुत बढ़िया है। यह औपचारिक संगठन के अंदर उत्पन्न होता है, ये तो हम समझ चुके हैं। बिना औपचारिक संगठन के इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि सबसे पहले तो औपचारिक संगठन बनेगा ना, और फिर अनौपचारिक संगठन उसके अंदर बनेगा। लेकिन यदि औपचारिक संगठन ही ना हो तो अनौपचारिक संगठन कहाँ से बनेगा? तो यही कारण है कि बिना औपचारिक संगठन के अनौपचारिक संगठन का कोई अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं औपचारिक संगठन के क्या क्या लाभ हैं। तो पहला, यह औपचारिक संगठन की कमियों को पूरा करता है तथा उसे स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा, यह संगठन के कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी के साथ हंसते हैं, किसी के साथ बोलते हैं, अपना दुख सुख साझा करते हैं, तो हमें एक संतुष्टि मिलती है। तो वो कहाँ मिलती है? अनौपचारिक संगठन में। नेक्स्ट क्या है?
यह संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी साधन है। बिल्कुल, इसी के माध्यम से लोगों में कम्युनिकेशन हो पाता है। नेक्स्ट है, इसमें संगठन में समन्वय बना रहता है तथा विवाद व तनाव समाप्त होते हैं। ये भी सही बात है। नेक्स्ट है, इसकी उपस्थिति में कर्मचारियों को सतर्कता पूर्वक कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है। ये भी सही बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अनौपचारिक संगठन के क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो पहला है, यह प्रकृति के विरुद्ध है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कई बार यह एक समूह से प्रभावित होकर कार्य करने लगती है, यानी कि उस संगठन में, मान लीजिए औपचारिक संगठन में कोई भी संगठन हो, आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी संगठन ले सकते हैं, तो वहाँ क्या है कि कई बार ना एक समूह बन जाते हैं और उन्हीं समूह का दबदबा जो है पूरे स्टाफ पे होता है और स्टाफ के लोगों को ना चाहते हुए भी उसी समूह की बात माननी पड़ती है। तो ये भी एक दोष है कि कई बार अनौपचारिक संगठन में एक समूह का ही दबाव बन जाता है। नेक्स्ट है, ये अस्थायी होते हैं। सही बात है, क्योंकि स्थायी कौन सा संगठन होता है? हमारा औपचारिक संगठन। और ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये अल्प आयु होते हैं, यानी कि छोटे टाइम के लिए होते हैं बस। नेक्स्ट है, इसमें भ्रामक व असत्य सूचनाएं प्रसारित हो जाती है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जब लोगों में बातचीत होगी, खुसुर फुसुर होगी, तो वो कई बार झूठी जानकारियां भी ट्रांसफर हो जाती हैं। नेक्स्ट है, इसमें जाति, भाषा, रंग, आयु या लिंग के आधार पर भेदभाव होने लगते हैं। सही बात है, जब संगठन में लोग अपना अपना समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो वहां पे क्या है कि दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे समूह के साथ भेदभाव होने लगता है, दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव होने लगता है। उस व्यक्ति की जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव के तो लाखों बहाने हैं। तो वहां पे क्या है कि उनमें भेदभाव होने लगता है। तो साथियों, ये था हमारा औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। इसमें आपने मोटे तौर पर यह समझ लिया कि ये होते क्या हैं, इनके लाभ क्या हैं, इनके लक्षण क्या है और इनमें दोष क्या हैं। साथ ही साथ आपको यह भी समझना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से भी अंतर लिख सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं उस पर भी वीडियो अपलोड करने की। पर आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज की इस वीडियो को ना चाहते हुए भी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।